मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। ज़िंदगी में यदि आपको सफल होना है और सफल लोगों की तरह जीना है और सक्सेसफुली लाइफ में होप बनाए रखना है, अपने खुशी की निरंतरता रखना है आपको, तो ये हमारे अंदर की बातें हैं मित्र। ये बाहर से आती नहीं है। बाहर से परिस्थितियाँ आती है, बाहर से परिस्थितियाँ बदलती है, बाहर से एटमॉस्फेयर चेंज होता है। और ये वास्तव में इसकी जो रूट है, इसकी जो मूल जड़ है, वे हमारे हार्ट में और हमारे महसूस करने के तरीके में और हमारे लाइफ स्टाइल में होता है। मेरी एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, गुरुजी मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ, मेरी लाइफ अनहैप्पी रहता है, मैं लाइफ में पूरी तरह से हमेशा पीड़ाग्रस्त रहता हूँ। घर वालों की आदत अच्छी नहीं, माता पिता के बीच में हमेशा खटपट रहता है, उनके बीच में हमेशा ये युद्ध की मुद्रा में रहते हैं। और पड़ोसी में देखो तो पड़ोसी में भी काँव कचर होते रहते हैं, चिल-पो होते रहते हैं और दोनों के बीच में इतने तनाव रहते हैं। मेरे घर फैमिली में पिता दारू पी कर के आकर के तबाही करते हैं, माँ भी है कि वो बर्दाश्त नहीं करती और पूरी तरह से चीखती चिल्लाती। ऐसा है कि लगता है कि यही रसिया और अमेरिका के युद्ध छिड़ गया है घर में ही। इतनी बमबारी होने लगती है कि लाइफ ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अब गलत हो गया है, रॉन्ग साइड में जा रहा है। और मैं ऐसे में भला मैं अपने लाइफ को बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो मित्र, जीवन में मैंने एक जो गलती किया था, जिससे मैंने अपने गलती को सुधार करके करेक्ट करके अपने लाइफ को बेस्ट करने की कोशिश की, शायद उस गलती से आप सीख लो। मैं बचपना में बहुत अधीर किस्म का बालक था। अभी पानी मांगा मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो गिलास तोड़ दो। अभी भोजन मांगे मिल गया तो ठीक, नहीं तो पूरी की पूरी थाली फेंक के तोड़ दो। अभी कोई चीज़ मांगा, डिमांड पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो पूरी सिर उठा लो। मतलब ऐसा था कि मुंह से निकले और पूरा हो जाए तो अच्छा, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके कारण से ये जो मेरा अधीरता था, ये मेरा क्रोध में बदल जाता था। मेरे अंदर की शांति जो नैसर्गिक होता है, शांति प्राकृतिक होता है और क्रोध अप्राकृतिक होता है। वैसे क्रोध भी प्राकृतिक है, लेकिन अपने गुणों के कारण जब कोई क्रोध आता है तब वो अप्राकृतिक हो जाता है। हारने का भय उन्हें क्रोधी बना देता है। जब आप किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसके ऊपर गुस्सा नहीं आता कि आप उसको समझा नहीं सके। दरअसल गुस्सा इस बात का होता है कि आप उसको समझा नहीं सके, लेकिन लगता वहाँ जस्ट उल्टा है कि हम उसको समझ नहीं आ रहा है करके हम आपको अपने गुस्सा निकाल देते हैं। हम धीरज नहीं रहते और हमारा धीरज नहीं होने के कारण फिर बच्चा और हो जाता है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, गुरु हैं या घर के बुजुर्ग हैं, सियान हैं, वो सब एक चीज़ आपको समझाते हैं, बेटा थोड़ा समय दो, अपने लाइफ को समय दो, परिवार को समय दो और थोड़ा सा अंतराल होने दो, समय बीतने दो। बड़ी से बड़ी दुख, बड़ी से बड़ी घाव, बड़ी से बड़ी समस्या थोड़ी समय स्पेस देने से बदल जाता है। टाइम और स्पेस का बड़ा कमाल होता है, समय और अंतराल का। बीच का इंटरवेल होने के बाद चीज़ें बदल जाती है, लेकिन हमें समझ आता नहीं है। और यदि शिक्षक पेशेंस न रखे तो, धीरज न रखे तो फिर क्लास में तो रात दिन फिर मारा पीटा लग जाएगा। और नर्सरी क्लास का पढ़ाने वाला यदि कोई टीचर और कोई ज़रा भी धीरज ना हो तो तब तो बच्चों को फिर हो गया काम। तो शिक्षकों में धीरज का बहुत गुण पाया जाना अनिवार्य है और होता भी है। एक ही सवाल को कितने बार समझाते, एक ही बात को कितने बार समझाते, एक ही गलती आप करते रहते हो, शिक्षक बर्दाश्त करते रहते हैं। कभी कभी कोई शिक्षक के अंदर में वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह जाता, तो बच्चे उसको बोलते हैं बड़े गुस्सैल हैं, बड़े बिगड़ैल हैं। बच्चा ये नहीं देखता कि उसने कितने बार उनके साथ हुज्जत किया जिसके कारण से क्रोध आया। बच्चा ये देखता है कि इसमें वो धीरज का गुण नहीं है। मित्रों, तो धीरज नहीं होने से मेरे जीवन में कई परेशानियां हुआ। अब लोग मुझको क्रोधी समझने लगे,
लोग मुझको तुनक मिजाज समझने लगे। वो मेरे पर्सनालिटी पर बड़ा प्रभावशील होने लगा। मेरा तुनक मिजाज मेरे जीवन को खराब करने लगा। अब क्लास में मैं सवाल हल कर रहा हूँ, कोई सवाल मुझसे नहीं बना, तो मैं अपने ही गुस्से से अपने ही हाथ पैर, अपने ही सिर किसी चीज़ में ठोकर दे देता। इससे मेरा ही नुकसान होता था। मैं जब मिडिल क्लास में था तो मेरे इस अवगुण को मेरे मैथ्स के टीचर ने देखा, और बाय द वे यह अवगुण उनमें भी था। तो चूंकि दर्पण देखने में बहुत जल्दी समझ में आता है, उन्होंने देखा भीतर में अधीरता की गुण होता है, तो जीवन में इसी तरह से जीवन का प्रकाश कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि मेरे भीतर में यदि अधीरता है तो मैं चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाऊंगा, धूमिल हो जाता है, लाइट कम पड़ जाता है, इससे चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, इससे हमारी परिस्थितियां हम ठीक से नहीं समझ पाते, इससे हमारे लाइफ में एक डार्कनेस आ जाता है। और जब लाइट कम हो तब बेहतरीन इमेज नहीं आता, बेहतरीन कोई चीज़ नहीं दिखता। आप अंधेरे में कोई महान साहित्य कैसे पढ़ सकते हो? आप अंधेरे में बैठे हो और आपको हम एक ऐसा सिद्धि मंत्र दे दे और कहें क्या आप इसको पढ़ लो और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, आपका जीवन फूल से और फल से लद जाएंगे, आप बहुत सफल हो जाएंगे, आपके अंदर धन आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन माहौल को डार्क रखा गया है, वहाँ कोई लाइट नहीं है, लाइट की भारी कमी है। जो भी दिखाई दे रहा है तो धुंधले से दिखाई दे रहा है, आधे अधूरी दिखाई दे रहा है, दमदार दिखाई नहीं दे रहा है, मज़ेदार दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब हमारी आंखें उसको फोकस ही नहीं कर पा रहा है, तब हमारी अंतः चेतना उसको ग्रहण कैसे कर पाएगा? और जब तक हमारी अवचेतन चेतना उसे ग्रहण नहीं करेंगे मित्र, तब तक हमें उसको सही ढंग से इमेज प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन में यदि संतुलित प्रकाश है और समुचित प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, धीरज का प्रकाश है, निरंतर काम करने का गुण है, तब वह हमारे जीवन को सक्सेसफुल बना देता है। और कोई कतई जरूरी नहीं है कि लोग यदि सफलता प्राप्त कर ले तो खुश रहे। बहुत से हम ऐसे मित्रों को जानते हैं कि उसके कारोबार सफल है, बिजनेस सफल है, अच्छे से बड़े से नौकरी में है, अच्छे से बड़े से धनपति हैं, लेकिन उसके जीवन में भी वो डार्कनेस है। वो अपने परिवार से खुश नहीं है, वह कहीं दूसरी जगह मुंह मारते फिरते रहता है, अपने लाइफ से खुश नहीं है, देर रात तक बियर पार्टी करते रहता है, और वो पूरी लाइफ में वो इस तरह से कंडम होते रहता है। उनके बच्चों में भी ये बड़ी परेशानियां आ गई। उनके बच्चे लगातार कई लोगों के बच्चे अपने जीवन की इस दुर्दांत कहानी को सुनाते हैं। पर क्या है मित्र, चाहे आपका घर का माहौल अच्छा है नहीं है, जो भी है, समझिए उस बात को। पहले समझना होगा कि इसका रूट कहाँ पर है। इसकी रूट है हमारी अधीरता, अधीरता से उपजे हुए टेंशन, और टेंशन से उपजे हुए परिणाम, रिजल्ट। जब हम कोई चीज़ को टेंशन में लेकर के काम करते हैं तो निश्चित तौर से उसके परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके हाथ में एक शानदार फल का बीज है। अब बीज को हमने बो दिया। अब मैं यदि 24 घंटे में सोचूंगा कि अब बीज में अंकुरत आ जाए, अब मैं फिर 24 घंटे में सोचूंगा कि अब वृक्ष बन जाए, और फिर मैं 24 घंटे में सोचूंगा कि इसमें फूल लग जाए, और मैं फिर 24 घंटे में सोचूंगा कि इसमें फल आ जाए, और फिर मैं 24 घंटे में सोचूंगा कि इसके फल के अंदर में शानदार बीज आ जाए, और फिर मैं 24 घंटे के अंदर उसको तोड़ करके मैं सोचूंगा कि मैं तोड़ लूँ और मैं इस बीज को भुना लूँ, और फिर मैं इसको बो दूँ और ये लाखों और हजारों वृक्ष बन जाए। तो इस अधीरता के कारण क्या होगा, मैं मेहनत तो करूँगा लेकिन परिणाम नहीं दिखेगा। अब परिणाम नहीं दिखेगा तो मैं खींच से भरूंगा, टेंशन से भरूंगा, तो मेरे अंदर की खुशी जाती रहेगी, मेरे अंदर की शांति चला जाएगा, मेरे अंदर का पैशन खत्म हुआ, तो जितना मैंने काम किया है वो सब खत्म हो गया, फिर कुछ मिलता नहीं है। हम बचपन में थे, दो मित्र थे, तो दोनों मित्र ने हमने क्या किया, एक हमने बीज डाला और कहा कि देखो हमारा ये पौधा बनेगा। मेरा जो दूसरा मित्र था वह प्रकृति के फार्मूला को जानता था कि आज हमने बीज बो दिया, अब इसको वक्त चाहिए, खाद पानी चाहिए, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैं अंदर में अधीर होने के कारण मैं उस बीज को रोज पलटा के देखता,
कुछ समय के बाद क्या हुआ, वह बीज ही नष्ट हो गया, कुछ बना नहीं। जीवन में मैंने अपने जीवन का 30 साल कुछ ऐसे ही बिता दिया, कुछ ऐसे ही बिता दिया, कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस जीवन वहीं वहीं गलत होता हुआ रहा। लेकिन मेरे अंदर में एक खूबी था कि मैंने जीवन में चाहे जितना भी कठिनाई आया, मैंने ड्रग का सहारा नहीं लिया। जीवन में चाहे जितने भी मुसीबतें आए, मैंने किसी दूसरे के ऊपर अपना आरोपित नहीं किया कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, इमका के कारण हुआ, ढिमका के कारण हुआ। मैंने अपनी लड़ाई, अपने मानसिक जद्दोजहद खुद से लड़ी, और अपने भीतर में अधीरता होने के कारण मेरा ही शरीर डैमेज हुआ, मेरा ही दिमाग डैमेज हुआ, मेरा ही खुशी डैमेज हुआ, मेरा अंदर का कारोबार डैमेज हुआ। मैं उस डैमेज को मैनेज करने में कई साल लगा, कई साल लगा। धीरे 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 जब मैं अपने मानसिकता को समझा, धीरे धीरे जब मैं अपने कार्य विधि को समझा, धीरे धीरे जब मैं अपने लाइफ स्टाइल को समझा, और समझते गए, तब मैंने क्या देखा, रूट कहाँ पर है, ये जो परेशानियों का रूट कहाँ पर है, ये पीड़ाओं का रूट कहाँ पर है, ये गुस्सा का रूट कहाँ पर है, ये तमाम मैं बेचैन हो जाता हूँ, इसका रूट कहाँ पर है। तो उसका रूट था अधीरता। यदि मैं अपने काम को करूं और उसका हर काम का अपना एक समय सीमा होता है, उस समय के साथ ही पकता है, समय के साथ ही बढ़ता है, समय के साथ ही निकलता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक गेहूं के दाने हैं और एक चावल के दाने हैं, अन्न है, धान है, और एक मेरे पास रुद्राक्ष का पौधा है, एक मेरे पास मान लीजिए बादाम का है। अब मैंने सबको लगा दिया। अब मैं सोचूंगा कि सारे पौधे एक साथ जगेंगे और एक साथ फलेंगे, तो बड़ी मुश्किल बात है मित्रों। इसके बाद मैंने एक लिली का भी फूल ले लिया। अब सारे फूल खिलने लगे, धान में बीज आने लगा, धान का फसल कट गया, उसके पहले गेहूं का फसल कट गए थे। अब मैं क्या देख रहा हूँ, बादाम तो अभी छोटा है, बड़ा हो रहा है, और हमारा रुद्राक्ष तो अभी अखुआए हुए हैं। सब में समय अलग अलग हो गया। अब मैं ये भी देख रहा हूँ, लिली का पौधा है, एक ही फूल खिला है साल भर में, अब ये साल भर तक खिलने वाला नहीं है। फिर मेरे पास गमला में एक ऐसे फूल है जो 12 बरस में एक बार फूल आता है, खिला रहता है एक बार, 12 साल लग जाता है। अब उसको मैं 12 साल तक समय ना दूं और मैं यदि अधीरता दिखाऊं, तब मेरा वो उस फूल का तो हो गया कंडम। यदि मैं लिली के पौधे को 1 साल तक धीरज ना रखूं, तब तो उसमें फूल आएगा नहीं। बादाम के पौधे में मैं यदि 3 साल तक धीरज न रखूं, तो फल आएगा नहीं। मित्रों, तो अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग जब उसकी महत्ता आते हैं, अलग अलग चीज़ें आते हैं, तो उसको अलग अलग टाइम लगता है। उस टाइम पर ही अपना वो परिपक्व होता है। केला आप रोज खाते हैं बाजार में, वह केला को पकाने के लिए एक केमिकल डाल दी जाती है और केला रात भर में पक जाती है। अब सुबह खाते हो पका हुआ केला, तो उसी बीच में कभी कभी आपको वह केला दूसरे दिन सड़ने लग जाता है। लेकिन यदि केला प्राकृतिक रूप से पका हो, तो वह 1 दिन 2 दिन में सड़ता नहीं है। अब देखोगे कई फल आप खाते हैं और बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर से सड़ा रह जाता है। कई फल आप देखते हैं बाहर से खूबसूरत है, अंदर से खत्म हो चुका होता है। कई सब्जियां आप मार्केट से लेके आते हो तो अंदर से कीड़ा लग चुका होता है और बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं। करेले में और भटा में आप देखोगे तो छेद करके कीड़े पहुंच चुके होते हैं और बर्बाद कर देते हैं। गुलर का फल आप देखे होंगे, गुलर के फल के अंदर में कहाँ से इतने ज़्यादा कीड़े पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाहर से पूरी तरह से फल बंद है, पर अंदर में पूरा एक कीड़ा का संसार है। मित्रों, तो आभासी फल और वास्तविक फल, ये तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो कहने का आशय यह है, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, यदि आपका लक्ष्य टारगेट बड़ा है, और आपने यदि अपना प्रतिबद्धता दिखाई है, आप अपने प्रति प्रतिबद्ध है कि मैं इस काम को पूरा कर लूँगा, आपने यदि अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने काम को लगातार कर रहे हैं, उस काम पर यदि आप खुशी महसूस करते हैं, क्या खुशी महसूस करते हैं, ये मुझको समझने के लिए मित्रों 50 साल का सफ़र करना पड़ा। 50 साल में मुझे एक बात समझ में आया कि कोई काम को हम करें, करने के बाद उसकी फल की इच्छा तो रखें, पर व्याकुल ना हो, अधीर ना हो। हम अपना जो काम है, उस काम को करने के बाद हमको फिर कौन सा नेक्स्ट स्टेप में काम करना है, उस काम में हम लग जाएं, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका परिणाम कैसे आएगा। यदि मैंने काम अच्छा किया है
तो पक्का भी भरोसा रखें कि उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, क्योंकि यह प्रकृति है। यह कभी राई रत्ती माइक्रो 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 से माइक्रो भी ये गलती नहीं करता। ये नेचर बिल्कुल ऐसा है कि जो जिस काम के लिए है, जो जिसने जितना काम किया है, उसकी आंतरिक भावनाएं और उसकी भौतिक फिजिकल वर्क दोनों मिलकर के जो रिजल्ट आना है वो आना है। आना है मतलब आना है। मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, मैं पिछले 10 साल से अपने ज़मीन को पाटते जा रहा हूँ, लेकिन आज तक समतल नहीं हुआ है। और मेरा वही एक मित्र 1 साल से अपने ज़मीन को पाटा और वो बहुत सारे ऊंचा हो गया, टीला बन गया। टीला बन गया। ये तो प्रकृति हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ करती है, क्या बताया जाए। उस वैसे ही मिट्टी, उतने ही ट्रैक्टर, उतने ही ट्राली, उतने ही हाईवा, सारा चीज़ हमने किया, लेकिन उसका देखते देखते बड़ी टीला बन गया और मेरा तो आज तक ज़मीन लेवल ही नहीं आया। तो मित्रों, ऐसा है कि आप यदि बहुत बड़ी कुआं को पाट रहे हो, बहुत बड़ी कुआं को पाट रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिट्टी लगेगा, ज़्यादा ट्राली लगेगा, ज़्यादा हाईवा लगेगा। लेकिन आप बहुत बड़े खाई को पाट रहे हो, तब तो और बहुत ज़्यादा ट्राली लगेगा। लेकिन किसी का ज़मीन समतल है, थोड़ी सी गड्ढा है, थोड़ा सा भूल चूक हुआ है, अभी लाइफ में उन्होंने कुछ किया, उससे कुछ गलती हो गया, अभी का छोटा सा गड्ढा बना है, एक बित्ते भर का गड्ढा बना है, तो उसका तो एक हाईवा आते ही टीला बन जाएगा। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं, तो यदि मेरा कर्म का लेवल समतल है, तो मेरा कोई भी कार्य तेजी से परिणाम उसका दिखाई देता है, कि दिखता है कि मैंने ये काम किया। मान लीजिए मैंने 100 रुपये में एक बिजनेस शुरू की और मुझको बिजनेस करने की कला आ गया है, सीख गया हूँ, मैं पेट अंदर से सीख गया हूँ। मान लीजिए मैं उस 100 रुपये को 200 रुपये बना लिया। लेकिन हो सकता है मेरी एक मित्र जो अभी बिजनेस का क ख नहीं जानता, अब वो बिजनेस शुरू किया है, तो हो सकता है कि वो 100 रुपये ना होकर के 90 रुपये हो जाए, ये भी हो सकता है 110 रुपये हो जाए। मित्र, जब मैं पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो 1000 का वैल्यू दिख रहा था 990 रुपये। मैं सोचा इसका 10 रुपये का वैल्यू कहाँ चला गया, कहाँ गया। फिर मालूम हुआ कि ये तो फीस में कट गया 10 रुपये, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे फंडों को निवेश कर रहे हैं, अलग अलग उतार चढ़ाव देखते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए चला गया। मतलब 1000 का मेरा वैल्यू तो उस समय 990 रुपये हो गया। अब मैं ये सोचता कि मेरा 1000 का वैल्यू 1000 ही है, इससे बढ़ेगा क्यों नहीं। तो वक्त लगता है 10 साल 20 साल लगता है, फिर आपका 1000 का वैल्यू 3000 5000 पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। कब? जब आपका 10 साल आपने अंतराल को समय दिया, 20 साल आपने समय दिया, उस 1000 म्यूचुअल फंड को 20,000 बनने में आपको 25 से 30 साल सफ़र करनी पड़ेगी। उस समय फिर उसका मिलेगा आपको, फिर मिलेगा उसका वैल्यू, कई गुना मिलेगा वैल्यू। इसी तरह से लाइफ में यदि हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, हमने विचार इन्वेस्ट किया, अपने कर्म इन्वेस्ट किया, अपना बुद्धि इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ इन्वेस्ट किया, अपने अब सब इन्वेस्ट किया, हो सकता है कि उस इन्वेस्ट का उस वक्त में उसका वैल्यू कम हो, इसलिए आपको आशाजनक परिणाम नहीं दिखा, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते कि आज हमने किया और कल हमको मिल गया। तो अलग अलग परिवार होते हैं, अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग हर किसी का अपना डीएनए होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पृष्ठभूमि होता है। हर व्यक्ति को देखना होता है कि मेरी गड्ढा कितना है, पहले मैं उसे पाट लूँ। पाटते तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, समतल हो जाएगा, फिर आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। बिना समतल के आप बिल्डिंग खड़ा करोगे, हर बार बिल्डिंग गिरेगा और हर बार आपको पीड़ा होगा, हर बार आप दुख में जाओगे, हर बार आप क्रोध में जाओगे, हर बार आप अधीर हो जाओगे और हर बार आप अपने को क्षति पहुंचाओगे। मित्र, मैंने अपनी लाइफ की गड्ढा को पाटने में मुझे भी 50 साल लगा, लेकिन गड्ढा पटते ही ऐसा लगा कि अरे मेरा हर काम तो सफल हो रहा है। तो मित्रों, मैंने जो आज काम किया है, आज जो सफलता दिखता है आपको, ये आज का परिणाम नहीं है, ये परिणाम है वो बचपन से उस कार्य का, जब से मैंने अपनी गड्ढा पाटना शुरू किया था। ये उसका आज परिणाम दिख रहा है, ये बिल्डिंग्स है, ये सफल है, ये खुशी है, ये प्रेम है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे किसी भी बात को पूर्ण होने के लिए धीरज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सफल लोग जो होते हैं वे स्वप्नदृष्टा के साथ साथ में वह दीर्घ दृष्टि वाले भी होते हैं, बहुत दूर दृष्टि उनका होता है। स्वप्नदृष्टा
हर स्वप्नद्रष्टा को दूरदृष्टि होना ही चाहिए। जब तक वह जीवन के इस फिलॉसफी को नहीं समझेगा कि मेरा स्वप्न को पूर्ण होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, उस वक्त को धीरज के साथ लगे रहना और उस स्वप्न के शिखर तक पहुंचने के लिए अपना निरंतर काम करना और उस स्वप्न को पा लिया हूँ इस बात का खुशी से भरना। मान लीजिए मैं 1,00,000 सीढ़ी चढ़ करके कंचनजंगा चढ़ने वाला हूँ, जिसकी सीढ़ी 1,00,000 है। अब मैं 1,00,000 छलांग तो नहीं लगा सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी इतना सामर्थ्य बल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उन नन्ही चींटियों से को अपना गुरु बनाऊंगा और मैं नन्हे चींटी की करतब देखूंगा। नन्हे चींटी से सीखूंगा कि वह नन्ही चींटी किस तरह से धीरे धीरे करके उसको एक सीढ़ी चढ़ने में भी कितना वक्त लग जाता है, लेकिन वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चले हुए थी और कोई अधीरता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस निरंतर काम करते रहते हैं। तो यदि मैं भी एक एक सीढ़ी मजबूती के साथ और सावधानी के साथ मैं अपना एक एक सीढ़ी एक एक पैर को आगे बढ़ाता जाऊंगा। मेरा दायां पैर आगे बढ़ गया, थोड़ा विश्राम किया, देखा, सामर्थ्य जुटाया, फिर मेहनत किया और मेरा यदि बायां पैर नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे सामर्थ्य में कोई भी कमी है। तो मैं अपने सामर्थ्य को फिर बढ़ाऊंगा, मैं अपने मस्तिष्क को फिर बढ़ाऊंगा, मैं अपने एहसास को फिर बढ़ाऊंगा, फिर मैं अपने को साहस से भरूंगा, विश्वास से भरूंगा और धीरज से भरूंगा। अब मैं बायां पैर उठाऊंगा, बायां पैर मेरा उठ गया, फिर एक सीढ़ी को पार कर गया, बायां पैर दूसरी सीढ़ी में पहुंच गया। अब मेरा दाहिना पैर यदि जवाब दे रहा है कि नहीं नहीं मैं अब आगे नहीं उठा सकता, तो मैं फिर अपने दाहिना पैर को मजबूत करूंगा, देखूंगा कहाँ कमजोरी हो गया है, कहाँ उसमें क्या चीज़ करना है, तो फिर मैं दायां पैर आगे बढ़ाऊंगा। तो मित्रों, हम एक एक पैर आगे करते हुए, हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं वो 1,00,000 सीढ़ी चढ़ चुका हूँगा और मैं हर सीढ़ी पर यदि अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ, यदि मैं हर सीढ़ी पर अपने आप को थैंक यू महसूस करता हूँ, यदि मैं हर सीढ़ी पर अपना कर्म को से मैं सोचता हूँ मैंने अपना कर्म किया और मज़ा आ गया, मेरा काम है मेरा कर्म करना और उस कर्म पर मज़ा आना, मेरा काम है अपने निष्काम कर्म करना। निष्काम का मतलब स्वप्न को पाना का काम तो है, पर यहाँ निष्काम का मतलब है तुरंत का तुरंत परिणाम आया कि नहीं, इस पर व्याकुल नहीं होना, क्योंकि प्रत्येक कर्म परिणाम देता है। इस अटूट नियम पर भरोसा रखना, प्रत्येक कर्म परिणाम देता है, इस नियम पर अटूट भरोसा रखना। और जो व्यक्ति इस नियम पर अटूट भरोसा रखता है उसकी ज़िंदगी में कभी अधीरता नहीं आती। फिर यदि आपको पक्का पता है कि आपका ईश्वर सबके साथ बराबर न्याय करता है, यदि आपको पता है कि जो प्रकृति है अपने फार्मूला से कभी राई रत्ती आगे पीछे नहीं हिलता, तो फिर याद रखिए, अपना खुशी याद रखें, अपना धीरज याद रखने, अपना कर्म याद रखने, अपनी ज़िंदगी का मौज याद रखें। मित्रों, फिर आप कर्म करते जाएंगे और सफल होते जाएंगे और खुशी तो आपके साथ साथ चलेगी फिर, क्योंकि धैर्य से ही तो खुशी आती है, अधीरता ही तो दुख का कारण होता है। तो मित्रों, आइए, हमारे नए बच्चे, हमारे युवा बच्चे बीज है। अब हमारे यूथ जब बीज है तो उस बीज को पहले गलना होगा ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर गलना मतलब क्या है, उसको सारी वो मेहनत करना होगा, एजुकेशन, कि वो अपने आप को पूरी तरह से सक्षम हो करके इस समाज में अपने जब करियर बनाने के लिए आगे बढ़े, तब वह शानदार रूप से अपना पौधा लगा सके। तो मेरा आज का युवा एक बीज है, जब वो गलेगा तो उसका दो परिणति होगा। यदि बीज कमज़ोर है तो सड़ेगा और उसका फिर कभी भी वृक्ष बन नहीं पाएगा, फिर कभी वो अपने बीज को फूल में नहीं बदल पाएगा और कभी फिर वह फूल से फल नहीं बन पाएगा और फल से फिर कभी दूसरा बीज नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप धीरज के साथ में मिट्टी के अंदर दबो और गलो, अपने को गला दो। जब आप गलोगे, अपना विस्तार करोगे, जब आप गल जाओगे तो एक भीतर से अंकुरण होगा और वो एक वृक्ष बनने की शुरुआत होगी। मेरे बहुत सी युवा थोड़ी थोड़ी तकलीफ, थोड़ी दुख, थोड़ी परेशानी, थोड़ी आंधी, थोड़ी तूफान, थोड़ी गर्मी, ये सब आते हैं तो डर जाते हैं और अधीर हो जाते हैं और उनका बीज खराब हो जाता है, फिर बीज खराब हो जाता है, अंकुरण आता ही नहीं। कई लाखों युवा मेरे ऐसे हैं जिसका बीज खराब हो गया
अब जीवन भर पछताते हैं, जीवन भर रोते हैं, जीवन भर कष्ट पाते हैं, जीवन भर पीड़ा में रहते हैं और दोष लगाते रहते हैं, हाय ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैं एक किसान, यदि मैं कहूँ कि मेरा खेत ने मेरा बीज को गला दिया तो ये मेरी भूल है। मैं किसान हूँ तो मुझे जानना चाहिए कि धरती तो एक बीज का 1000 गुना बीज बना कर देता है। पहले धीरज के साथ आप उस सही ढंग से भूमि को बनाइए, तो सही ढंग से आप उसको बीज को गलने दीजिए, तो वातावरण तो दीजिए। आप देखते हैं, आप अंकुरण खाते हैं, कोई चीज़ का खाते हैं, चाहे चने का अंकुरण हो, चाहे आपका मूंगफली का अंकुरण हो, चाहे आपका किसी भी चीज़ का अंकुरण, तो आप देखते हैं कितनी गर्मी निकलते है उसमें से, इतनी गर्मी निकलता है, इतनी गर्मी निकलता है पानी के साथ में कि पानी भी गर्म हो जाए। मित्र, ये क्या है? ये हमारी तपस्या है। जब हम नर्सरी क्लास से जब हम आते हैं, अपनी डिप्लोमा और डिग्री तक की क्लासेस आते हैं, जब डिग्री तक के आते हैं, तो यही तो है हमारा गलना। इसी बीच में सारे थप्पड़ों को सहना है। घर में वातावरण नहीं है, पड़ोसी में वातावरण नहीं है, जीवन में कुछ हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तमाम तरह की असुविधाएं हैं। अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, अपने को रिस्क फैक्टर में लाना है। हमको दुनिया में एक ऐसी जगह में आना है जहाँ सारे असुविधा असुविधा और असुविधा, उसके बीच में हमके हमारे जो बीज है, उसकी जो गर्मी है, उसके अंदर में जो जज्बात है, उसके अंदर में जो टैलेंट है, उसको अंकुरित करना है। यदि मेरा किसान भाई खेत में एसी लगा दे, कहे कि मेरे बीज को कोई गर्मी ना हो, तो उसका एक भी धान नहीं उपजेगा, उसका एक भी फसल नहीं होगा, एक भी गेहूं पैदा नहीं होगा, एक भी रुद्राक्ष पैदा नहीं होगा, एक भी बादाम पैदा नहीं होगा, कोई चीज पैदा होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी अति ठंडकता में वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको गर्मी से अकुलाने दीजिए। धरती की कोख से जब अंकुरण फूटता है मित्रों, तो आपने नहीं देखा बरसात में कितनी उमस होती है, कितनी गर्मी होती है, कितनी प्रचंड गर्मी होती है। अंदर में आदमी को ऐसा लगता है कि वो आज फट जाएगा, पूरा कोशिका एक एक सेल्स फट जाएगा। आपने नहीं देखा होगा पहलवान को, जब वो वर्जिश करते हैं, जब वो व्यायाम करते हैं, अपने कोशिकाओं को जब तोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका शरीर की कोशिकाएं फट के शरीर से बाहर निकल आएगा, तब जाकर के एक बॉडी बिल्डर बनता है। यूं ही नहीं बन जाता, ऐसे ही नहीं बन जाता, बिना मेहनत के नहीं बन जाता। अभी मैंने खाया प्रोटीन, अभी मेरा शरीर आ जाए, नहीं भाई वक्त दीजिए। अभी मैंने खाया है विटामिन, अभी मेरा शरीर तगड़ा हो जाए, अरे भाई वक्त दीजिए। अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, अभी आप दौड़ने लग जाओ, अरे नहीं भाई वक्त दीजिए। अभी आपने पहली क्लास ज्वाइन किया है और आप कहते हो मुझको पीजी का डिग्री दे दी जाए, अरे नहीं भाई वक्त लगता है। 25 साल, 20 साल, 22 साल अलग अलग डिग्रियों का वक्त लगता है। अभी आप कहते हो कि नहीं मैं तो भी पैदा लिया हूँ, अब तो मुझको एकदम से सपटना दौड़ लगाना है और मुझको सीधा सीधा देश का राष्ट्रपति बन जाना है। अरे भाई वक्त लगता है, वक्त लगता है, समझो इस बात को, वक्त लगता है। और वक्त लगते तक आपको अपने हिस्से का कर्म भी करना पड़ता है और अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारी भी उठाना पड़ता है और अपने हिस्से की प्रतिबद्धता भी दिखाना पड़ता है और अपने हिस्से की कड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा? आप देखते हैं, नींबू का पौधे में चले जाइए, नींबू का फल आ गया है, गिर गया, पका ही नहीं। आम का फल आ गया, गिर गया, पका ही नहीं। बादाम का फल आ गया, गिर गया, पका ही नहीं। यदि आप अधीरता में रहोगे, यदि आप उसको अवधि नहीं दोगे, आप उसके इस पे समय नहीं दोगे, तो क्या होगा? आपका फल आने के बावजूद परिपक्व नहीं होगा और समय से पहले यदि आपने व्याकुलता दिखाई तो वह टूट के गिर जाएगा और आपका किया दिया मेहनत, पूरा जीवन भर का मेहनत अब सत्यानाश हो गया। अब रोते रहो, बिलखते रहो, चीखते रहो, कूदते रहो, कुछ भी करो, पर समय कहेगा कि तुमने अभी बीज पका नहीं था, तोड़ क्यों दिया? अभी तो ये पकने में वक्त लगता, आपने अधीरता क्यों दिखाई? तो सारा गलती आपका, सारा गलती आपका, समय का कोई दोष नहीं, आपका दोष है मित्र। इसलिए जब भी कोई बीज को पहले पौधा बनने की तैयारी करने के लिए 20 से 22 बरस लगता है मित्र, वो जमीन में दबे 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 अपने को माहौल में अकुलाता है, तब जाकर के एक बीज अंकुरित होता है। रूट उसका जितना ज्यादा गहरा होगा, वह वृक्ष उतना ही बड़ा होगा और जितना ज्यादा वो फैलेगा उतना ही ज्यादा उसके साथ शाखाओं पर फूल निकलेगा और जितना ज्यादा वो फूल से लदेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर में
फल लदेंगे, और जितना ही ज्यादा फल लदेंगे वो विनम्रता से नीचे झुकता हुआ चला जाएगा। अहंकार उसका समाप्त होगा, और अहंकार में रहेगा तो टहनी टूटेगा। उसे विनम्रता चाहिए, धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, और जैसे जैसे उसके अंदर में धीरज का गुण आएगा पूरी फल से लद जाएगा वृक्ष। और उसके बाद जब फल से लदेगा, फल पकने के लिए तैयार होगा, ये मौसम में गर्मी आएगा, पूरा वातावरण गर्म से भर जाता है, और जब गर्मी आ जाता है तो गर्मी सोखता हुआ, और उसके बाद फिर फल पकता है। और पकते पकते जब फल इतना पक जाए तो उसका अंदर का बीज बीज रक्षा कवच में तैयार हो जाए, तब वृक्ष कहता है कि हाँ, वो स्वयं से फल को गिरा देता है, टपका देता है। इतना इंतजार तो करना पड़ेगा कि वृक्ष अपने से फल को खुद अलग कर लेता है, और अलग करने के बाद फिर वो पका हुआ फल, उसमें फिर शानदार बीज बनते हैं। मित्रों, इसी तरह से जीवन के जो भी हमारे कर्म हैं, हम उसको करते जाएं, प्रतिबद्धता से करते जाएं, कड़ी मेहनत के साथ करते जाएं, और समय के साथ, अवधि के साथ उसको पकने के लिए छोड़ते चले जाएं। स्वयं समय अपने अपने अनुसार वो आपको उसका बीज का फल, फूल, फल, और अंत में वो स्वयं आपको उसका प्रतिफल देता हुआ चला जाएगा। प्रकृति की चिंता आप करते हो, परिणाम नहीं मिला, अभी तो मैं पैदा हुआ, अभी मैं नर्सरी क्लास में गया, मुझको रिजल्ट कैसे नहीं आया, दूसरी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, तीसरा क्यों नहीं आया, चौथी क्यों नहीं आया। अब एक एक दिन स्कूल गए और एक एक कक्षा पास कर गए, इस तरह से 12 दिन गए और 12 कक्षा पास कर गए। अब मैं 12 दिन में 12 कक्षा पास कर लिया, अब 3 दिन और हो गया मैं डिग्री ले लिया, अब मैं 20 दिन हो गया मेरे स्कूल जाते जाते, अब मुझको सरकार नौकरी दे दे। अरे अभी तो तुमने सूसू पोटी को अभी संभालना नहीं सीखा है, इतने दिनों में नाक साफ करना नहीं सीखा है, और सोचते हो कि आपका करियर बन जाएगा। मित्रों, वक्त चाहिए और धीरज चाहिए। आप देखते हो नर्सरी क्लास का बच्चा कितना अधीर होता है, कितना अधीर होता है, इसलिए उसको 3 साल तक पहले से नीचे पहले पढ़ाई जाती है। पहली क्लास में जब वो क ख ग लिखना सीखना शुरू होता है, उसके पहले 3 साल तक, 3 वर्ष तक उसको धीरज का गुण सिखाया जाता है। बैठना सीखो, बैठना सीखो, बैठना सीखो, बैठना सीखो। क्या करते हैं स्कूलों में, सिर्फ 3 साल तक ही काम तो करते हैं, बच्चे के अंदर में धीरज का गुण पैदा करते हैं कि आप बैठना सीखो। आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, 3 घंटा बैठ गए, 4 घंटा बैठ गए, 5 घंटा बैठ गए, 6 घंटा बैठ गए, हाँ अब रेडी हो। अब 6 घंटा बैठ गए, अब विद्या अध्ययन के लिए रेडी हो, अब पढ़ाई करने के लिए रेडी हो, अब अपना फल प्राप्त करने के लिए रेडी हो। 3 वर्ष तक, और इस समय तो सरकार अब 4-4 वर्ष तक के बच्चों को धीरज का गुण सिखा रहा है। आंगनबाड़ी में बच्चे को भेजते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बच्चे बैठते हैं, धीरे धीरे उनका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, धीरे धीरे धीरज का गुण बढ़ते जाता है। मित्रों, यदि धीरज का गुण सीखना है तो जाइए आंगनबाड़ी, धीरज का गुण समझना है तो जाइए नर्सरी क्लास, जाइए KG1, जाइए KG2, और उस बच्चों के बीच बैठिए और देखिए अधीरता का परिणाम क्या होता है, चीखने का परिणाम क्या होता है, रोने का परिणाम क्या होता है, और हंसने का परिणाम क्या होता है, खुश रहने का क्या परिणाम। जाइए सीखिए, उन बच्चों से सीखिए। जीवन ऐसे ही कर्मों से चलती है, और कर्मों को सीखना है तो इन बच्चों के साथ समय बिताइए। मित्रों, बीज को फूल बनने में, और फूल से फल बनने में, और फल से बीज को पुनः पकने में, परिपक्व होने में वक्त लगता है। इंतजार, इंतजार और इंतजार। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।